मैं सभी बच्चों को गाइड करूंगा जो बच्चे डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। जो भी आपके मार्क्स आए हैं उस मार्क्स पर जो बेस्ट कॉलेज और कोर्स आप डिजर्व करते हो आपको वही मिलेगा। डीयू में एडमिशन के लिए इस बार की क्या पूरी प्रोसेस है, कैसे हमें काउंसलिंग की फॉर्म भरनी है, डीयू सीसेस क्या है, इन सभी मैटर्स पर ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। डीयू में एडमिशन लेने के लिए जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो टोटल 3 फेज में होती है। 3 फेज में प्रोसेस होती है। पहली फेज जो है इसका फॉर्म निकल चुका है। फर्स्ट फेज में हमें क्या करना होता है, बेसिकली इसमें आपको डीयू की वेबसाइट पर जाना है, डीयू एडमिशन सर्च करना है और उसकी वेबसाइट पे जाना है। और यहाँ पे आपको सीयूटी यूजी जो आपने एग्जाम दिया था, क्योंकि डीयू में एडमिशन सारे कोर्स में सीयूटी यूजी के ही बेसिस पर होगी, तो यहाँ पर हमें अपने एडमिशन एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे। कुछ बेसिक चीजें हैं, नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीयूटी का फॉर्म से यहाँ पर फिच हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और हमें जो पहले फेज में जो करना है वो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। डीयू में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग की प्रोसेस है 3 फेज की है। पहली फेज में हमें रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें हमें बेसिक अपने इंफॉर्मेशन वगैरह सारे डालने होते हैं। सेकेंड फेज जो है वो प्रेफरेंस फिलिंग की फेज है। सेकेंड फेज प्रेफरेंस फिलिंग के लिए है जो कि अभी नहीं आई है। और थर्ड फेज जो है वो एलोकेशन का फेज है, जहां पर आपने जो भी प्रेफरेंसेस भरी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होंगी, फिर आप उन सीट को अपना एक्सेप्ट करें। अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करना, फ्रीज करना, ये सारे ऑप्शन थर्ड फेज में आते हैं। ये तीनों फेज जो है एक एक करके फॉर्म आती है, ऐसा नहीं है कि तीनों फेज की एक साथ फॉर्म शुरू हो गई। अभी जो फेज 1 स्टार्ट हुई है, इस फेज 1 में हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि हमें अपनी ईमेल आईडी जो है वो फिक्स हो जाती है। तो जो भी आप अपनी ईमेल आईडी दे रहे हो ध्यान से दे, वो ईमेल आईडी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है कि इनफैक्ट जो ईमेल आईडी अभी आपने दिया है डीयू में, जो आप ईमेल आईडी दोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, यही ईमेल आईडी आपके कॉलेज में भी चले जाएंगे और कई सेमेस्टर तक, या शायद पूरी ग्रेजुएशन करने तक ये ईमेल आईडी आपको यूज होंगी। सारे आपके रिजल्ट, हर कॉलेज की पोर्टल, सारी चीजें इस ईमेल आईडी से खुलेंगी। तो बहुत ध्यान से जो है हमें ईमेल आईडी अपने देने हैं। जो लिंक है जहां से हमें फॉर्म भरना है admission.uod.ac.in, यहां पर जब आप इस लिंक पर जाएंगे, जब इस लिंक पर जाएंगे डीयू एडमिशन के लिंक पे, तो यहां पर आप देखेंगे यूजी एडमिशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे यूजी एडमिशन। यहां पर क्लिक करने पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, यूजी सीसेस, यूजी सीसेस 2026, और उसके बगल में लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, हमें इसे क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद आपको सीयूटी यूजी का जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और आपकी पूरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। कुछ बेसिक डिटेल्स आपके सीयूटी के फॉर्म से ही फेच हो जाएंगे, डीयू सीसेस में भी, और कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। ये जो फर्स्ट राउंड है ये रजिस्ट्रेशन का राउंड है, इसे पूरा करना कंपलसरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या कोई इसकी चार्ज है? तो बिल्कुल चार्ज है। यहां पे आप देख सकते हो, जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपीज का चार्ज है डीयू के काउंसलिंग का, और अन्य कैटेगरीज के लिए 100 रुपीज। ये चार्ज, ये पेमेंट हमें करना होगा, तभी आगे जो है इसकी प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। दूसरा आते हैं कि फर्स्ट फेज में क्या क्या डिटेल्स डालने हैं, कौन कौन से डिटेल्स डालने हैं। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। पर्सनल डिटेल में आपके जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीयूटी से फिच हो जाएगी। और यहां पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, ध्यान देंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी हमने डाला है, जो भी हमारे डिटेल्स है वो चेंज नहीं हो सकते। ये सारे इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी चेंज्ड। कौन कौन सी डिटेल्स चेंज नहीं हो सकती हैं? पेरेंट्स का नेम, कैटेगरी, जेंडर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो बहुत ध्यान से पर्सनल डिटेल्स को भरना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई कैटेगरी सेलेक्ट करी, बाद में पता चला कि नहीं, हम कोई और कैटेगरी में एलिजिबल हैं, इसीलिए
समय लेकर के सोच समझ के अपने घर में अपने बड़ों से, टीचर से, उनसे बात करके आप ये सारी डिटेल्स को भरें। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। इसी रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में फेज 1 का हमने देखा कि पहला सेक्शन हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया। उसके बाद आपको क्लास 10th और 12th की सारी डिटेल्स डालनी होगी। जहां पर अगर आप क्लास 10th के सब्जेक्ट्स डाल रहे हो तो सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपके मार्कशीट पे हैं सभी डालने हैं। स्पोर्ट्स सेक्शन, यहां पर हम सभी जानते हैं कि डीयू में स्पोर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज इन सभी के बेसिस पर भी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज में कौन कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, तो इसकी भी सेम इसी लिंक पर, जहां पर हमें वो लिंक मिला है फॉर्म भरने का, इसी जगह पे आप देखोगे ईसीए सीट मैट्रिक्स आ गया है, कॉलेज वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी। किस कॉलेज में किस कैटेगरी की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज की कितनी सीटें हैं, ये भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज जो है बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे अगर कोई फाइन आर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट है, गेम्स का है, या किसी अन्य तरह की म्यूजिक, पेंटिंग, इन सभी का में से किसी भी तरह का आप भर सकते हैं। क्या ये सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक ही साथ ट्रीट होते हैं? आंसर है नहीं। हर कैरिकुलर एक्टिविटीज के लिए अलग अलग सीटें होती हैं। अब किसी कॉलेज में एक सीट हो सकता है म्यूजिक कैटेगरी के लिए हो, तो उन स्टूडेंट्स जिनकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर में म्यूजिक है उनको उस पे एडवांटेज मिल सकता है। कोई सीट हो सकता है गेम्स वालों के लिए हो, गेम्स में भी जो है अलग अलग गेम्स की अलग अलग सीटें होती हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, हमें आपको जो है भरना है, ठीक है? अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आपको भरना है, पर उसमें अंदर डिटेल्स में हम देख सकते हैं कौन कौन सी अपलोड्स में आपको कुछ अपने बेसिक सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज है, अगर कोई स्पोर्ट्स का है, तो इन सभी के लिए जो भी सर्टिफिकेट या होंगे उसे अपलोड करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, सारे आपके इंफॉर्मेशन दिख रहे होंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना चाहिए, खास करके इनमें उन सारे इंफॉर्मेशन जो बदले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं होगा, जो भी भर दिया वही रहेगा। ठीक है जी। फेज 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। मोस्ट लाइकली मंडे या ट्यूसडे या वेंसडे से डीयू ये फेज 2 भी स्टार्ट करे। अभी फेज 1 में हमने सारे रजिस्ट्रेशन कर दिए। अब फेज 2 ऑफ डीयू सीसेस प्रेफरेंस फिलिंग कहलाता है। प्रेफरेंस फिलिंग में आपको सारे कॉलेजेज और कोर्स को मैच करके आपको डालने हैं कि अगर आप सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी क्या है, दूसरी प्रेफरेंस क्या है। प्रेफरेंस फिलिंग के फेज में पहला जो पॉइंट है जी वो है सब्जेक्ट मैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है। सब्जेक्ट मैपिंग होता है, देखो आपने 12th क्लास में जो सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं, एग्जैक्ट सेम सब्जेक्ट हो सकता है सीयूटी में नहीं हो और आपने उससे कुछ मिलता जुलता सब्जेक्ट दिया हो। तो सब्जेक्ट मैपिंग डीयू में, चूंकि डीयू का नियम है कि जो 12th क्लास में सब्जेक्ट पढ़े हो वही सब्जेक्ट सीयूटी में देना है, एक्सेप्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसीलिए ये सब्जेक्ट मैपिंग इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा कारण, बहुत सारे कोर्स की क्राइटेरिया में है कि ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मैपिंग में आपको 12th के सब्जेक्ट और सीयूटी में जो आपने सब्जेक्ट्स दिए हैं उसको मैप करना होता है। मान लो अगर एक स्टूडेंट ने, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, सब्जेक्ट मैपिंग। अगर क्लास 12th में मैंने सपोज करिए मैथमेटिक्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की मैपिंग तो सीयूटी में मैथमेटिक्स से ही होगी। अगर आपने सीयूटी में मैथमेटिक्स का पेपर दिया है तो इसका मैपिंग होगा।
अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो मैपिंग की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो सीयूटी में भी आपको इकोनॉमिक्स से ही मैप होगा। अब अगर किसी ने सपोज करिए कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जैक्टली सीयूटी में अवेलेबल नहीं है, तब आप उसको मैपिंग करने का मतलब है कि आप उससे कौन सा मिलता जुलता सब्जेक्ट्स आपने सीयूटी में दिया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैपिंग जो है इसको करने के बाद, सब्जेक्ट मैपिंग करने के बाद अब दूसरी जो सेक्शन है वो है प्रेफरेंस फिलिंग की सेक्शन। दूसरी सेक्शन प्रेफरेंस फिलिंग की है। इसमें आप देखेंगे कि डीयू में 79 यूजी प्रोग्राम है और 100 से ज्यादा बीए प्रोग्राम का डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अप्रोक्सीमेटली 70 आपके बीए प्रोग्राम है, यूजी के प्रोग्राम है, और 186 बीए प्रोग्राम के अलग अलग कॉम्बिनेशन है, और ये सभी हैं 69 कॉलेजेज में। इसका मतलब प्रेफरेंस में बेटा यहां पे कॉलेज और कोर्स दोनों को चुनना होता है। एक प्रेफरेंस का मतलब कॉलेज प्लस कोर्स। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेफरेंस में सिर्फ कॉलेज कॉलेज भर दिया कि चलो जी मुझे बीकॉम करना है, मैंने कॉलेज कॉलेज भर दिया। नहीं, हर कॉलेज का आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ बीकॉम करना है तो आप कॉलेज प्लस उसका बीकॉम कोर्स, फिर दूसरे नंबर पे दूसरा कॉलेज और फिर उसका बीकॉम कोर्स, ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कॉलेज और कोर्सेज की अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो मोर देन 1000 प्रेफरेंस बन जाते हैं। लेकिन हर प्रेफरेंस में तो आप एलिजिबल होगे नहीं। हर प्रेफरेंस की हर हर अलग अलग तरह के कोर्सेज की अलग अलग जो है वो एलिजिबिलिटी है। मान लो एक स्टूडेंट जिसने साइंस पढ़ा है या जिसने कॉमर्स पढ़ा है तो वो फिजिकल साइंस के कोर्सेज नहीं ऑप्ट कर सकता है। तो हमारे पास जितने भी एलिजिबल प्रेफरेंस है वो सभी आपको इस राउंड में दिखाएंगे विथ देयर एलिजिबिलिटी। अगर आपने कोई प्रेफरेंस कोई कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो तो इसी जगह पे आपको उसकी एलिजिबिलिटी भी दिखेगी। तो जिन जिन कोर्सेस में आप इंटरेस्टेड है और कॉलेज में इंटरेस्टेड है, आप दोनों को मैच करके इस राउंड में आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। बस आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करनी होगी। और दूसरा बात है कि कितने भी, क्या सर हम कितने भी नंबर का प्रेफरेंस भर सकते हैं, कितने भी प्रेफरेंस भर सकते हैं या कोई लिमिटेशन है? 100 200 300 नहीं, कितने भी भर सकते हैं। आप जितने में भी एलिजिबल हैं वो सभी भर सकते हैं। क्या सभी भरने की जरूरत है? कितने प्रेफरेंस भरने चाहिए? डीयूसीएसएस में कितने प्रेफरेंस भरने चाहिए ये डिपेंड करता है कि हमारे मार्क्स कितने हैं। मेरे मार्क्स अगर 900 से ज्यादा हैं, मुझे पता है कि भाई मुझे टॉप 5 कॉलेज मिलना है, तो मैं बीसी भरूंगा। अगर मेरे मार्क्स 800 टू 900 है तो मैं थोड़े और ज्यादा भरूंगा। अगर मेरे मार्क्स उससे कम है, 600 है, तो मैं और ज्यादा भरूंगा। 400 है तो और ज्यादा भरूंगा, शायद सभी भर दूंगा जिसमें एलिजिबल। तो प्रेफरेंस फिलिंग जो है ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पर, आपके मार्क्स पर, कितने मार्क्स हैं, कौन कौन सा कॉलेज है जिसे हमें लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आपने प्रेफरेंस भर दिया तो आपको आपके प्रेफरेंस को लॉक करना पड़ता है। प्रेफरेंस लॉक करने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार प्रेफरेंस लॉक कर दी तो यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। अगर आपने लॉक नहीं करा और प्रेफरेंस फिलिंग की डेट कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई, तो भी चॉइसेस जो भी प्रेफरेंसेस भरे थे वो सारे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे ना। एक बार लॉक कर दिया तो हम इसमें डिलीट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेफरेंस को लॉक बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करो, लास्ट मोमेंट पे लॉक करो। पहले लॉक कर दिया तो फिर अगर कुछ चेंज करने की जरूरत है तो नहीं कर पाएंगे। प्रेफरेंस जो है ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा हमने देखा है कि बच्चे स्टूडेंट जो है वो प्रेफरेंसेस डाल देते हैं फर्स्ट राउंड के बाद, उनको लगता है कि मुझे कुछ प्रेफरेंसेस चेंज करने हैं। अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको मान लो सीट मिला
या नहीं मिला और आपको अगर प्रेफरेंसेस चेंज करने हैं सेकेंड राउंड से पहले, तो सेकेंड राउंड से पहले आपको अगर जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसके ऊपर की ही प्रेफरेंसेस आप चेंज कर पाएंगे, ऑर्डर सिर्फ चेंज कर पाएंगे, वो भी ऊपर के प्रेफरेंस की, नीचे के प्रेफरेंस की नहीं। तो प्रेफरेंस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे के कुछ लेक्चर में अगले 1-2 दिन में हर कोर्स के सभी कॉलेजेस को बताऊंगा। इनफैक्ट आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी कोर्स एज पॉसिबल। अप्रोक्सीमेटली मैं सारे कोर्स का बता दूंगा कैसे कैसे प्रेफरेंस हमें डालना चाहिए। प्रेफरेंस वाली प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सिमुलेटेड रैंक। अब ये सिमुलेटेड रैंक क्या है इसके बारे में समझिए। सिमुलेटेड रैंक एक बार सारी प्रेफरेंसेस भर जाती हैं, सभी बच्चों का प्रेफरेंस लॉक हो गया, टाइम खत्म हो गई प्रेफरेंस भरने की। अब डीयू जो है हर कॉलेज और हर कोर्स की प्रेफरेंस मींस व्हाट? प्रेफरेंस मींस कॉलेज प्लस कोर्स। प्रेफरेंस डज नॉट मीन सिर्फ कॉलेज नहीं या सिर्फ कोर्स नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन। अब अगर सपोज करिए मैंने एसआरसीसी का बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करता हूं, अगर इस प्रेफरेंस को कॉलेज और कोर्स, अगर इस प्रेफरेंस को सभी जितने भी बच्चों ने डीयू में जो अप्लाई करा है, सीसेस भरा है, उसमें से मान लीजिए कि 30,000 बच्चों ने ये प्रेफरेंस डाला है। 30,000 बच्चों ने ये प्रेफरेंस कहीं पर डाला हो, पहले नंबर पे, दूसरे, कहीं पर भी डाला हो, अगर 30,000 ने डाला है, तो इस 30,000 जितने भी लोगों ने इस प्रेफरेंस को डाला है, इन सभी के मार्क्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स, डीयू जो है एक रैंक लिस्ट जारी करेगी कि हर कोर्स के लिए, अगर आपने मान लो 10 कोर्स का अप्लाई करा था, हर कोर्स में आपकी सिमुलेटेड रैंक दिखाएगा कि अगर आपने इस कोर्स को अप्लाई किया तो आपकी रैंक कितनी है ना। मान लो आपकी रैंक 13 हो, 16 हो, 112 हो, जो भी रैंक हो आपके मार्क्स के, जितने बच्चों ने इस प्रेफरेंस को भरा है उनके मार्क्स के बेसिस पे रैंक जो इशू किया जाएगा, रैंक लिस्ट जो बनाई जाएगी, उसे ही कहते हैं सिमुलेटेड रैंक। सिमुलेटेड रैंक आपको हर कोर्स के लिए आएगी, हर कोर्स के लिए अलग सिमुलेटेड रैंक आएगी। अगर आपने 50 प्रेफरेंसेस भरा है तो 50 सिमुलेटेड रैंक आएगा, हर कोर्स का सिमुलेटेड रैंक दिखेगा। और इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि किस कॉलेज में आपके होने की संभावना है। क्योंकि अगर मान लो मेरा सिमुलेटेड रैंक दिखा रहा है 13 इस प्रेफरेंस के लिए, तो मैं श्योर हो सकता हूं भाई ये प्रेफरेंस मुझे मिल जाएगा, इसमें सीटें तो 13 से ज्यादा है, आसानी से मिल जाएगा। अब किसी कोर्स में, किसी प्रेफरेंस में, इस कोर्स में सीट मान लो 50 है, 50 सीटें हैं, और किसी का सिमुलेटेड रैंक दिखा रहा है 600, तो चांसेस है कि उसको नहीं भी मिल सके। ठीक है, तो ये है जो टॉप लेवल के कॉलेजेज हैं, क्योंकि जनरली जो टॉप 20 कॉलेज है डीयू के, सभी बच्चे उनको टॉप पे ही रखेंगे, है ना। तो आपके सिमुलेटेड रैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि सिमुलेटेड रैंक जो है बेसिकली आपको जितने भी प्रेफरेंसेस भरे हो उन सभी प्रेफरेंस में कितनी रैंक है आपकी, और रैंक किन बच्चों में, क्या सिर्फ उन बच्चों में रैंक निकाला जाएगा जिन्होंने इस कोर्स को, इस प्रेफरेंस को भरा है, अप्लाई करा है। चलिए, तो सिमुलेटेड रैंक के बाद देखिए क्या कह रहा है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सीसेस एलोकेशन राउंड द यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर सिमुलेटेड रैंक विच आर प्योरली टेंटेटिव रैंक्स बेस्ड ऑन द स्कोर्स एंड प्रेफरेंसेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द एंड ऑफ फेज 2। एक सिमुलेटेड रैंक आपको दिखाया जाएगा एलोकेशन से पहले। अब है फेज 3। फेज 3 वो राउंड है जहां पर हमारे काम लगभग पूरे हो गए हैं और अब धड़कन बढ़ रही होती है ना। कौन सा कॉलेज आएगा, क्या पिटारा क्या खुलेगा, है ना। तो यहां पर दूसरी चीज जो सबसे देखो क्लियरली, ये बीयू के सीसेस की जो ब्रोशर है, हमने उसी से लाइन बाय लाइन आपको मैं बता रहा हूं। द हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस
will be provisionally allocated to a candidate. आपने अगर 500 प्रेफरेंस भरा है, 100 भरा है, तो जो सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस है, जो आपको आपके रैंक के हिसाब से मिल सकता है, वही आपको मिलेगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो हाईएस्ट प्रेफरेंस जो है वही आपको मिलेगा। एक बार आपके एलोकेशन होने के बाद, आपको मान लो एक कॉलेज और एक कोर्स एलोकेट हुआ, उसके बाद आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है। प्रोविजनली एलोकेटेड सीट को आपको एक्सेप्ट करना होगा। देखिए, द कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट बिफोर द लास्ट डेट। अगर एक्सेप्ट नहीं किया, मान लो मुझे कोई कॉलेज अलॉट हुआ, कोई कोर्स अलॉट हुआ, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं जाना है, अगर वहां मैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे तभी अगले राउंड में जा पाओगे। एक्सेप्ट ही नहीं किया तो राउंड से बाहर। दूसरी चीज है कि कई बार ऐसा होगा कि आपको जो एलोकेशन है वो मोर देन वन एलोकेशन हो जाए। मोर देन वन एलोकेशन, देखिए क्या कह रहा है, इन केस अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड मल्टीपल सीट्स इन अ पर्टिकुलर राउंड, फर्स्ट राउंड में हो सकता है आपके एक से ज्यादा सीट एलोकेट हो जाए। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा ड्यू टू डिफरेंट कोटा। हो सकता है कि आपकी जनरल कैटेगरी में एक कोर्स आ गई और दूसरी कोई स्पोर्ट्स कोटा में आ गई या कोई और कैटेगरी में आ गई, तो आपको एक सीट, दो सीट, तीन सीट भी एलोकेट हो सकता है। पर क्या आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं। You can only accept and take admission in only one of the allocated seat। जो आपको एक से ज्यादा एलोकेट हुए, जो सबसे बढ़िया है, अच्छा है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसमें एडमिशन ले लिया। तो एलोकेशन के बाद आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। अगर एलोकेशन नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में तो क्या करें? अगर एलोकेशन फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड का इंतजार करेंगे। एक बार आपके लोकेशन हो गए, आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, कॉलेज में एडमिशन भी करा लिया, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो है वो कॉलेज के द्वारा किए जाएंगे। जो भी आपने डॉक्यूमेंट, जो आपके 10th 12th के मार्कशीट वगैरह सारे कॉलेज के द्वारा वेरीफाई किए जाएंगे और आपको एडमिशन फीस सबमिट करना है। एडमिशन फीस सबमिट करना है। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2-3 साल पहले की बात बताता हूं। एक बच्ची को मिरांडा हाउस एलोकेट हुआ। मिरांडा हाउस एलोकेट हुआ। हमने काउंसलिंग वाली ग्रुप में सबको मैसेज कर दी, भाई इस डेट तक फी पेमेंट की लास्ट डेट है, आप सभी लोग पेमेंट अपना कर दे जिनको जिनको एलोकेशन हुआ है। उन्होंने गूगल पे सर्च करा, उनको 7 जुलाई दिखा दिया, कुछ और डेट 5 दिन बाद का दिख गया। तो इस भरोसे में कि चलो मेरे पास अभी 5 दिन है, और वो डेट, एक्चुअल डेट क्रॉस कर गई। इतनी अच्छी कॉलेज मिस हो गया। फिर उनको मिड एंट्री स्पॉट राउंड के थ्रू जाना पड़ा दोबारा। इसीलिए इस काउंसलिंग की प्रोसेस में मैं हमेशा कहता हूं, बच्चे के साथ उनके घर वाले, पेरेंट्स, गार्जियन, उनको भी इन्वॉल्व रहना जरूरी है। कम से कम इस बात के लिए कि किस डेट पर मुझे क्या काम करना है। अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहें, या जहां से भी आप फॉलो कर रहे हैं, और सही जगह से जो आपको सही डेट्स वगैरह की जानकारी दे, और उसको पूरे फॉलो अप में रहनी चाहिए। एक बार आपने एडमिशन फी पे कर दिया, तो उसके बाद आपका एडमिशन हो गया। अब आपका एडमिशन जो है वो सक्सेसफुली डीयू में हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिलेगा, है ना? ऑप्शन क्या मिलेगा? अपग्रेड करने का या फ्रीज करने का। एडमिशन ले लिया, अब आप अपग्रेड कर सकते हो या फ्रीज कर सकते हो। मतलब जो भी आपको फर्स्ट राउंड में ऑप्शन मिले, आपने उसको एक्सेप्ट किया, एडमिशन लिया। अगर आप उसको फ्रीज कर दिए तो आप आगे की काउंसलिंग में नहीं जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि मान लो मुझे पहले नंबर का ही प्रेफरेंस मिल गया, तो मुझे फ्रीज करना नहीं करना बात बराबर है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस ही मुझे मिल चुका है। तो मैं अपने आगे अब कहां जाऊंगा? पहला ही प्रेफरेंस मिल गया। इसीलिए कभी भी पहली प्रेफरेंस, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट सुनते, कहीं से सर्च करते हैं, पता करते हैं कि अरे मुझे इतने मार्क्स हैं, कौन सा कॉलेज मिलेगा।
तो किसी ने बताया कि देखो तुम्हें ये कॉलेज मिलेगा, वो अपना पहला प्रेफरेंस उसको डाल देते हैं। मैं कहता हूं कि पहला प्रेफरेंस हमेशा जो टॉप के है, भले मिलेगा नहीं मिलेगा डालो। सो फ्रीज कर दिया तो आगे की राउंड की काउंसलिंग से बाहर, अपग्रेड करने का ऑप्शन किया तो अगली राउंड में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अपग्रेड करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जो आपकी ऊपर के प्रेफरेंसेस है, जहां पर आपको अलॉट हुआ, मान लो 60 नंबर वाला प्रेफरेंस अलॉट हुआ, तो इसके ऊपर के प्रेफरेंस को आप रीऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही है कि सब्सिक्वेंट राउंड्स जो है वैसे ही चलते रहेंगे। सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ, सेकेंड राउंड में, अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि सर मेरे पहले राउंड में मुझे एक कॉलेज मिला, कोर्स मिला, अगर मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करूं तो क्या पहला राउंड वाला कॉलेज और कोर्स कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। आपको जो भी कॉलेज और कोर्स मिलेंगे वो आपके हायर प्रेफरेंस के ही मिलेंगे। मान लो मुझे फर्स्ट राउंड में मेरी 56 प्रेफरेंस वाली कॉलेज और कोर्स मिली, सेकेंड राउंड में मुझे अगर मिलेगा तो इसके ऊपर वाला मिलेगा, इसके नीचे वाला नहीं मिलेगा। इससे जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला उससे नीचे नहीं कभी जाएगा, जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर कहीं सीटें नहीं मिली तो यही रह जाएगा। इसीलिए अपग्रेड करने में कभी झिझकना नहीं चाहिए, करो अपग्रेड, जो है वो तो रहेगा ही। अरे ऊपर मिला तो बढ़िया, नहीं मिला तो जो है तो वो तो रहेगा ही। तो ये पूरी डीयू की जो है सीसेस के बारे में इंट्रोडक्शन है। कैसे हमारा पूरा सीसेस की काउंसलिंग करना है, आप आराम आराम से करिए, जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं। ईमेल आईडी बिल्कुल सही ईमेल आईडी भरना है, फोन नंबर सही देना है। अगर ईमेल आईडी, जैसे कई बार होते लोगों के दो दो चार चार ईमेल आईडी होते हैं, इंस्टा के लिए अलग बना रखा, यूट्यूब के लिए अलग बना रखा, ऑफिशियल अलग है, अनऑफिशियल अलग है। अगर ढेर सारे ईमेल आईडी हैं तो आपका जो मेन है या आप अपने पेरेंट्स का दे दो, है ना, ताकि वो ईमेल आईडी आपको हमेशा काम आएगा। कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट देखने के लिए उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन सही डालनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं डालना है, 2 बार 3 बार चेक करके वेरीफाई करके तभी फाइनल सबमिट करना है। और प्रेफरेंस की जो फिलिंग है वो तो बहुत ध्यान से करनी है, बिल्कुल आराम आराम से जो है प्रेफरेंसेस को भरना है। प्रेफरेंस के लिए मैं आपको और भी वीडियोस के थ्रू बताऊंगा कि कौन सी प्रेफरेंसेस, किस किस, कैसे हम प्रेफरेंस भरे, कैसे प्लानिंग करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। पूरी इस बार डीयू में एडमिशन का सारा प्रोसेस, ऐसे मैं हर साल करवाता हूं ऑफलाइन में, इस बार मैंने सोचा कि नहीं, ऑफलाइन के साथ साथ मैं सभी बच्चों को गाइड करूंगा जो बच्चे डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। जो भी आपके मार्क्स आए हैं उस मार्क्स पर जो बेस्ट कॉलेज और कोर्स आप डिजर्व करते हो आपको वही मिलेगा।